हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हमारा इस आईबीपीएस एफओ की सीरीज का आज हमारा छठवां लेक्चर है ना। तो आई होप इस सीरीज को आप मेंटेन कर रहे होंगे अच्छे से और सभी लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग इस सीरीज को मेंटेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 जो है हमारा, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा। चलिए, तो आज हमारे जो लेक्चर का जो डे है, हमारा 6 डे है ना। क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करते रहना, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन एक कॉपी अलग ही बनाना और जाते जाते क्या करना है, क्विकली रिवीजन रिवीजन भी इसका जरूर लगाइए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। सॉरी। देखो कितना बहुत ही बढ़िया और एक बढ़िया यहाँ पे कोड लिखा गया है, एक मोटिवेशन पॉजिटिव कोड यहाँ पे। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका एक लंबा अतीत होता है, जिस पर नजर किसी की नहीं होती कि वह कितना लहू लुहान हुआ होगा यहाँ पे, है ना। तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि भाई कोई जो व्यक्ति क्या होता है, एक बहुत जो सफल होता है वहां पे। तो आप ही लोग देखो, जैसे कि आप लोग अभी पे सेफ होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे, तो आप दिन रात एक वहां पे कर रहे हैं, लेकिन जब फाइनली जब सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को ये दिन याद आएंगे कि नहीं यार, जब हम नाइट में जब हम मतलब पढ़ाई करते थे, या तो हम जब दिन डे में पढ़ाई करते थे, तो मतलब कंटिन्यूसली हम लोग बैठे रहते थे, किस प्रकार से हमारा वर्किंग था। नाइट में लाइब्रेरी में सबसे लास्ट में हम जा रहे हैं, या तो सबसे लास्ट के सेकंड नंबर पे हम जा रहे हैं वहां पे, है ना। किस प्रकार से हम सारी गतिविधियों को हम लोग ध्यान में रखेंगे वहां पे, मतलब यादें आती है उस, वो बातें हमको रिमेम्बर होती है, और वही बातें हमारे क्या होती है, अंदर से हमारे जो भी जज्बात वगैरह होते हैं, जो हमारे अंदर से जो गूज बम्स वगैरह होते हैं, उसको भी एक प्रकार से बूस्टअप वहां पे करते हैं कि नहीं यार, वो हमारे जो दिन थे वो कैसा था, है ना। ताकि आगे चल के जब वो आपको दिन याद आएंगे तो आप दूसरों लोगों को भी एक इंस्पिरेशन दे सको वहां पे, और उसी के माध्यम से दूसरे लोग भी आप लोगों को देख के एक आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था, काफी लोगों ने एकदम राइट आंसर मेरे को दिया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, वर्किंग कलेक्शन बनेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि द टाइप ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म सभी लोग जानते हैं वहां पे क्या होता है, विच इज फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज बाय ब्रीडर्स फॉर देयर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड। मतलब क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा उसको जो यूज करेगा, बार बार उसको यूज करेगा, फ्रिक्वेंटली उसको यूटिलाइज करेगा वहां पे, तो उसमें से कौन सा कलेक्शन होता है। तो देखो मैंने अलग अलग 3 टाइप से आप लोगों को यहाँ पे कलेक्शन बताए थे। तीनों कलेक्शन की हम बात करेंगे तो एक होता है हमारा बेस कलेक्शन होता है, एक होता है हमारा एक्टिव कलेक्शन होगा, और दूसरा जो तीसरे नंबर पे होता है वो हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, वर्किंग कलेक्शन होता है। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बेस कलेक्शन की बात करूं तो सभी लोग उसको ध्यान रखना कि कोई भी ब्रीडर वगैरह जब होगा तो मतलब कुछ जो जर्म प्लाज्मा वगैरह होते हैं तो उसको लंबे समय के लिए स्टोर करेंगे वहां पे। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मतलब 5 या 10 साल के लिए, 5-10 साल के लिए भी करेंगे, लेकिन बहुत ही लंबे समय के लिए भी करेंगे। सपोज करो इसके 3 कैटेगरी यहाँ पे होती है, मतलब स्टोरेज के आधार पे। एक होता है बेस कलेक्शन, एक एक्टिव कलेक्शन, और एक होता है वर्किंग कलेक्शन। मोस्ट ऑफ द कोई भी प्लांट ब्रीडर जो यूज करेगा वो किसका यूज करेगा यहाँ पे, वर्किंग कलेक्शन का ही सबसे ज्यादा यूज करेगा यहाँ पे। इसके लिए अलग अलग क्या होते हैं, टेम्परेचर भी रखे जाते हैं और मॉइस्चर कंटेंट भी रखे जाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि जो बेस कलेक्शन होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब लंबे समय के लिए इसको हम यहाँ पे कंजर्व करके रखेंगे। कोई भी प्लांट ब्रीडर जो होगा इसके साथ क्या होगा, छेड़छाड़ी नहीं करेगा बीच में कि चलो भाई बीच में हम चेकिंग करें, यहाँ पे नहीं। मतलब हर 15 से 20 साल के बाद एक बार सिर्फ चेकिंग किया जाएगा कि सीड की जो वाइबिलिटी वगैरह होती है वो यहाँ पे कितनी रिमेन है, यहाँ पे सिर्फ वाइबिलिटी के लिए होता है, सिर्फ वाइबिलिटी चेकिंग के लिए होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन बेस कलेक्शन जब लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करेंगे तो इसको कितने समय के लिए हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो कितने समय के लिए रख रहे हैं ध्यान रखना, 15 से 100 ईयर के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रख रहे हैं यहाँ पे। एक्टिव कलेक्शन की बात करेंगे तो मीडियम टर्म के लिए होता है, जो 10 to 15 ईयर्स के लिए रहता है। और वर्किंग कलेक्शन की बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जो 3 to 5 ईयर्स के लिए रहेगा, जो स्टोरेज कंडीशन की हम बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग जो होता है यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी रखा जाता है। जैसे बेस
कलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें मॉइस्चर जो कंटेन होगा वो कितना होगा, 4 to 6% हम लोगों को रखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना होगा, 6 to 8% होगा। और यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो कितना होगा, 8 to 10% जो होता है मॉइस्चर कंटेन होगा। देखो इजिली ये बेस, एक्टिव और वर्किंग, मेरे साथ बोलो सभी लोग, दोहराओ मेरे साथ, बेस, एक्टिव और वर्किंग। तो कितना होगा, 4 to 6, 6 to 8 और 8 से कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे जब इसको हम जो हम लगभग लंबे समय के लिए इसको मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको स्टोरेज कर रहे हैं यहाँ पे लगभग 50 से 100 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, मतलब इतने लंबे समय के लिए करेंगे तो टेम्परेचर हम लोगों को कम ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जो टेम्परेचर हम लेते हैं कितना लेते हैं, -80 से कितना लेते हैं, -20 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। इसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो कितना लेते हैं, 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं। तो देखो सभी के लिए अलग अलग मैंने बताया, यहाँ पे -80 से -20 ये बेस कलेक्शन के लिए होगा। एक्टिव कलेक्शन जब इसको हम 10 to 15 ईयर्स के लिए रखेंगे यहाँ पे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों को स्टोरेज करना पड़ेगा। और वर्किंग कलेक्शन जब शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे तो 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना पड़ेगा। मॉइस्चर कंटेंट जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है यहाँ पे क्वेश्चन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। प्लांट बिल्डर मोस्ट ऑफ द जो यूज करता है वर्किंग कलेक्शन का सबसे ज्यादा यूज करेगा। कोई भी जो उसका प्रोग्राम वगैरह होगा तो उसके प्रोग्राम को जब वो इनिशिएट करेगा वहां पे तो वर्किंग कलेक्शन से ही वहां पे करेगा वहां पे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जर्म प्लाज्मा के अंतर्गत ही आएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो 76 नंबर का जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि द वार्म की बात करेंगे। वार्म, वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है, वाम का जो फुल फॉर्म होगा इसका होता है वेसिकुलर अर्बोसिकुलर माइकोराजा। मोस्टली यूज्ड, इसका यूज किया जाता है जैसे जो रबर क्रॉप होती है ना, रबर क्रॉप की बात करेंगे। रबर के बाद यदि हम बात करेंगे जो कॉफी वगैरह की बात करेंगे तो कॉफी वगैरह, मतलब इन क्रॉपों में काफी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग ये एनुअल क्रॉप के अंतर्गत आएगा, बताओ क्या रबर नहीं आएगा, बाइनुअल के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। ये किस में आता है, हमारे पेरिनियल क्रॉप के अंतर्गत ही आता है। एक बात तो ध्यान रखना, यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो वार्म होता है आपका वेसिकुलर अर्बोसिकुलर माइकोराजा होता है, ये एक्चुअल में है क्या, एक बैक्टीरिया है या फिर फंगस है। तो वार्म को ध्यान रखना कि जो वार्म होता है ये क्या होता है, एक्चुअल में फंगस होता है। वार्म की यदि हम बात करें तो वार्म एक्चुअल में होता क्या है, जो वार्म होगा ये क्या होता है, एक फंगस होगा। और स्पेशली किसके एब्जर्वर में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना कौन से एलिमेंट के लिए होता है, स्पेशली फास्फोरस के लिए इसका मोस्ट ऑफ द यूज यहाँ पे किया जाता है। क्या क्लियर सभी लोगों को, ये से करोगे जी सर, यहाँ तक हम लोगों को बात अच्छे से हमको यहाँ पे समझ में आ चुकी है यहाँ पे, है ना। तो फास्फोरस जरूर यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चल के हम बात करेंगे, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेम नोडुलेशन अकर्स इन ग्रीन मेन्योर क्रॉप। जब ग्रीन मेन्योर क्रॉप की हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें से किसका यूज किया जाता है, सभी लोग जानते हो सस्बेनिया जो होता है, सस्बेनिया के सारे स्पीसीज यूज की जाती है, क्रोटोलेनिया का भी यूज किया जाएगा। लेकिन ग्रीन मेन्योर के अंतर्गत ऐसी कौन सी स्पीसीज होगी कि जिसमें स्टेम पे भी क्या होता है, नोडुल पाई जाती है। अब स्टेम पे नोडुल पाई जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीजिंग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम पल्सेस क्रॉप की बात करेंगे तो पल्सेस क्रॉप की जो रूट वगैरह होती है तो रूट में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाएगा। अरे भाई रूट की हम बात करें तो उनमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होगा। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होगा एटमोस्फेयर से क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। जब एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा वहां पे तो क्रॉप जो होता है उसको इजिली तरीके से नाइट्रोजन क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है, स्पेशली पल्सेस के लिए। तो पल्सेस को हम लोगों को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने की रिक्वायरमेंट हम लोगों को बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। आपने देखा होगा कि जो पल्सेस क्रॉप होता है उसमें मोस्ट ऑफ हम डीएपी का यूज करते हैं, कभी भी यूरिया का यूज नहीं करते हैं वहां पे। कि डीएपी में क्या होता है भाई, नाइट्रोजन कम मिल जाएगा और फास्फोरस जो होता है तो फास्फोरस क्या करेगा, इस जो रूट वगैरह होती है इस रूट का यहाँ पे साइज बढ़ाने का काम करेगा यहाँ पे, है ना। तो हम तो स्टेम की बात करें थे भाई, यहाँ पे तो मतलब नोडुल पाई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो होता है और यहाँ पे किस में पाई जाएगी, मतलब स्टेम पे भी नोडुल पाई जाएगी। तो ऐसा मेरे को पता है आप लोग सभी लोग आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे दे रहे होंगे, आई थिंक मे बी, लेकिन बिल्कुल एकदम गलत आंसर है, ध्यान रखना। सेस्बेनिया यदि रोस्टाराटा आटा, ध्यान रखना इसको लिख लेना आप लोग, सस्बेनिया रोस्टाराटा, है ना। सस्बेनिया मतलब सस्बेनिया की अलग अलग स्पीसीज होती है, एक एक्विलाटा होता है और एक जो होता है, इसको लिख लेना, एक जो होता है, एक क्या होता है, सस्बेनिया रोस्टाराटा,
है ना, सस्बिनिया रोस्टराटा। तो सस्बिनिया जो रोस्टराटा होती है, इसकी रूट और स्टेम दोनों पे नोडुल प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ यदि हम बात करेंगे, एक श्रब होती है जिसका नाम क्या होता है, एस्केनोमन अफ्रोस्पोरा। तो इसकी भी रूट और स्टेम पे क्या पाई जाती है, नोडुल पाई जाती है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी। ये श्रब है ना, ये क्या मानी जाती है, एक प्रकार से श्रब यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। लेकिन रोस्टराटा क्या होती है, हमारी जो ढेंचा वगैरह होगा, तो ढेंचे की स्पीसीज यहाँ पे मानी जाती है। उसकी एकुलाटा भी होती है, लेकिन एकुलाटा की ओनली सिर्फ रूट पे ही नोडुल यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, रूट नोडुल से मेरे को याद आया, ध्यान रखना कि जैसे क्या होता है, सॉरी, रूट नोडुल से मेरे को ध्यान में आया कि जैसे स्टेम पे नोडुल पाई जाएगी और रूट पे भी पाई जाती है। तो स्टेम पे जब नोडुल पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजोराइजोबियम। और जब रूट पे नोडुल पाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडी राइजोबियम। ध्यान रख लेना, एक एजोराइजोबियम होता है और एक क्या होता है, ब्रेडी राइजोबियम। जब रूट पे पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे ब्रेडी, और जब स्टेम पे पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एजोराइजोबियम यहाँ पे, है ना। तो दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या क्या होगा यहाँ पे, जो जो भी चीजें मैंने बताई है इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली आप लोग इसको क्या कीजिए, यहाँ पे मतलब एक थम्स अप दीजिए, मतलब अपनी अटेंडेंस लगाइए। जल्दी बताओ, अभी तक कितने बच्चे ऐसे ही जिन्होंने अटेंडेंस अभी तक नहीं लगाई है, जल्दी अपनी अटेंडेंस लगाए, थम्स अप के बटन को जल्दी प्रेस करें वहां पे, आपके सामने जो दिख रहा है वहां पे, ताकि आने वाले बच्चों को भी पता चले कि हाँ सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और लिटरली में आप खुद जान रहे कि सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो जल्दी फटाफट अपने अटेंडेंस सभी बच्चे दीजिए कि बोले कि जी सर हम लोगों ने अटेंडेंस यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, चले बहुत बढ़िया। आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लाविंग इज मोस्टली वाइडली प्रिविलेंट क्ले मिनरल इन इंडो गंगेटिक एलुवियल सॉइल। अब देखो यहाँ पे एलुवियल सॉइल की बात करेंगे, सभी लोग ध्यान रखना कि एलुवियल सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है, ये लगभग 113 मिलियन हेक्टेयर। मतलब यदि हम बात करेंगे इंडिया का टोटल जो जियोग्राफिकल जो एरिया होता है, 329 मिलियन हेक्टेयर में से 113 पे जो पाई जाती है, वो कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब ये जो एलुवियल जो सॉइल होती है, दो टाइप से होती है, आपने सुना भी होगा, एक खादर होती है और एक क्या होती है, बांगर। अरे भाई, एक खादर सॉइल होती है और दूसरी कौन सी सॉइल होती है, बांगर सॉइल होती है। बांगर को देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। ये एलुवियल सॉइल के टाइप होते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। बांगर का मतलब क्या होता है, भंगार, मतलब जो चीजें किस में चली जाती है, भंगार में चली जाती है, जो पुरानी हो जाती है। तो जो पुरानी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड। और जो खादर होगा इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल ही बोलेंगे। तो ध्यान रखना, खादर सॉइल सबसे अच्छी मानी जाएगी और बांगर सॉइल जो होती है ओल्ड होती है। तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, हेवी सॉइल भी बोलेंगे। और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है इसको हम लाइट सॉइल के नाम से भी हम लोग जानेंगे। तो ध्यान रखना, हेवी सॉइल का मतलब क्या होता है, हेवी सॉइल का मतलब ये होता है कि उसमें जो पोर स्पेस के नंबर होते हैं वो ज्यादा होते हैं वहां पे, मतलब पोर स्पेस के नंबर ज्यादा होंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी जो सीसी कैटायनेशन कैपेसिटी होगा वो भी क्या होती है वहां पे ज्यादा होगी। और उसके WC जो होता है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, वो भी क्या होगी वहां पे ज्यादा ही होती है। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान रखना जो एग्जाम ओरिएंटेड मैंने यहाँ पे बताया। अब एलुवियल सॉइल की यदि हम बात करेंगे तो एलुवियल सॉइल में जो मिनरल पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, एलाइट जो मिनरल होता है, ये मिनरल यहाँ पे पाया जाता है। जैसे आपको पता है कि जो केवुलिनाइट होता है ये मोस्ट ऑफ द किस में पाया जाता है, मोस्टली बात करेंगे तो केवुलिनाइट जो पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, जो लेटराइट सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल में कौन सा पाया जाएगा, केवुलिनाइट पाया जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करेंगे हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट किस में पाया जाता है, रेड सॉइल का मेन पाया जाता है। और मांट मोरिलोनाइट की बात करें तो किस में पाया जाता है, यहाँ पे ब्लैक जो सॉइल होती है, तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। मतलब ब्लैक सॉइल का मोस्ट ऑफ द जो मिनरल होता है जिसका नाम क्या होता है, मांटा मोरिलोनाइट। लेटराइट की बात करेंगे तो केवोलिनाइट, और रेड की बात करेंगे तो हेमेटाइट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान रखना। तो एलुवियल जो सॉइल होती है इसका मेन जो मिनरल पाया जाता है वो एलुवियल ही यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे कि क्लियर सभी लोगों को, यस या नो करके बताओ। अच्छा, आप लोग बताना है यहाँ पे मेरे को कि जो एलुवियल जो सॉइल होती है वो कौन से ऑर्डर के अंतर्गत पाई जाती है, कौन से ऑर्डर के अंतर्गत पाई जाएगी, तो ध्यान रखना है इंसेप्टी सॉइल के अंतर्गत पाई जाती है।
अरे कौन से ऑर्डर के अंतर्गत पाई जाएगा? इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत पाई जाएगी या फिर एंटीसॉल के अंदर पाई जाएगी? दोनों में से आप लोग बताओ यहाँ पे किस में पाई जाएगी। मैं थोड़ा पोस्ट कर दे रहा, आप लोग पोस्ट करके बताइए इंसेप्टी में पाई जाएगा या फिर एंटीसॉल में पाई जाएगी। तो ध्यान रखना कि जैसे हम बात करेंगे एलिविल जो सॉइल पाई जाती है वो एंटीसॉल के अंतर्गत पाई जाती है। एंटी को ध्यान रखना है ना, जैसे होता है ना एंटीसेप्टिक विको टर्मरिक क्रीप, तो वो वाला शब्द आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो एंटीसॉल में एलिविल सॉइल ही पाई जाती है। जैसे ब्लैक सॉइल की बात करेंगे तो ब्लैक सॉइल कौन से ऑर्डर में पाई जाती है भाई? ये तो वर्टिसॉल में पाई जाती है। ये से नो मेन बात करें, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मेजर कौन सा होता है यहाँ पे? वर्टिसॉल। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, आई होप सभी लोगों ने इतने क्वेश्चन यहाँ पे जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताया है नोटेड करते चल रहे होंगे। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। द मोस्ट पोटेंट स्प्राउट इनिबिटर रिकमेंडेड फॉर पोटैटो इज, मतलब पोटैटो में जो होगा किसका यहाँ पे हम यूज करेंगे? क्या थायोयूरिया का यूज करेंगे, CIPC का, CC का, MH का, या फिर GA3 का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? CIPC बनेगा। सर CIPC और क्या होता है यहाँ पे? देखो जैसे आपने देखा है कि जो अनियन होता है, तो अनियन में क्या होता है जब स्प्राउट वगैरह होते हैं वहां पे, है ना, जब उसमें क्या होता है स्प्राउटिंग वगैरह होता है, तो उसको रोकने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? किसका यूज करेंगे? MH का यूज करेंगे भाई, मेलिक हाइड्रोजेट का यूज करेंगे। समथिंग कितना यूज करते हैं हम लोग? 2500 ppm जो होता है हम लोग यूज करते हैं। अरे भाई एमएच में जो स्प्राउटिंग वगैरह होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यहाँ पे एमएच का यूज करेंगे। बट यदि पूछेगा कि पोटैटो की बात करेंगे तो पोटैटो में किसका यूज करते हैं? तो पोटैटो हम लोग यूज करेंगे CIPC का यूज करेंगे। जो CIPC होता है ध्यान रखना है, इसका हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रोफेम भी बोलते हैं। क्लोरो जो प्रोफेम होता है ये CIPC का भी नाम होता है। ये अभी हरियाणा एडी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर, इसको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। CIPC स्पेशली मोस्ट पोटैटो में जब स्प्राउट वगैरह होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और CIPC को जो हम बोलेंगे क्लोरोप्रोफेम के नाम से भी इसको हम लोग क्लोरोप्रोफेम के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे। इसका एक और नाम होता है ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल एन कार्बामेट जो होता है इसका यहाँ पे नाम होता है। CIPC का ही होगा। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्प्राउट सप्रेस्ड ऑन पोटैटो। जब पोटैटो को उसको पूरी तरीके से उसको प्रिवेंट किया जाएगा, जब हम क्या करते हैं पोटैटो को 8 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम स्टोरेज करेंगे वहां पे, तो उसमें स्प्राउटिंग वगैरह होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बताओ कि क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यहाँ पे होगा ना सभी लोगों को? ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थायोयूरिया की हम बात करेंगे तो पोटैटो की डोरमेंसी को जो ब्रेक किया जाता है वो थायोयूरिया के माध्यम से ही किया जाता है। G3 की बात करेंगे तो G3 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कि G3 जो इंपॉर्टेंट माना जाता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा? सीड जर्मिनेशन के लिए। यदि पूछेगा बताओ कि सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा हार्मोन होगा? G3। और G3 को सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया गया था फूट रॉट ऑफ राइस। ध्यान रखना, फूट रॉट ऑफ जो राइस डिसीज होगा, जो फंगल डिसीज होगा, तो इस फंगस से सबसे पहली बार अलग किया गया था। और इस फंगस का नाम क्या होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, या तो क्या होगा? फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। दोनों को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार सुन लेना अच्छे से। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एंड फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म, दोनों को आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। CC की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आता है? जो हमारा साइकोसेल होगा ग्रोथ रिटार्डेंट्स के अंतर्गत आता है यहाँ पे, है ना। जैसे पेक्लोब्यूटाजर होता है, बताया भी था आप लोगों को, CC भी होता है यहाँ पे, है ना। इन सभी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नंबर का जो क्वेश्चन होगा कि दी ग्रासी सूट डिसीज ऑफ शुगर केन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, है ना। तो ग्रासी सूट जो डिसीज होगा इसको हम किससे प्रिवेंटेड यहाँ पे करेंगे? मोस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट के द्वारा करेंगे, या स्प्रेइंग सुटेबल फंगीसाइड के द्वारा, स्प्रेइंग रिकमेंडेड कुछ बैक्टीरियासाइड वगैरह यूज कर देंगे लाइट ट्रिप के द्वारा, या फिर अलग दिस के कारण। देखो ग्रासी सूट ऑफ शुगरकेन की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि एक डिसीज जो होता है ये जो स्प्रेड होगा, है ना, ये स्प्रेड किसके कारण होता है? सबसे पहली बात ये MLO के कारण होता है। एक बात तो ध्यान रखो कि सुगरकेन का जो ग्रासी सूट जो डिसीज होगा ये किसके कारण होता है? MLO की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा के कारण होगा। और माइकोप्लाज्मा का जो वेक्टर होगा, आप सभी लोग जानते हो कि जितने भी माइकोप्लाज्मा होते हैं उन सभी का वेक्टर जो होगा वो क्या होता है? लीफ होपर होता है। ये से भाई सभी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उन सभी का वेक्टर क्या होता है? लीफ होपर। लीफ होपर क्या होता है? एक इंसेक्ट होगा। तो इंसेक्टों को आप लोगों को रोकने के लिए लाइट ट्रैप का यहाँ पे यूज यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे।
है ना। तो ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कभी कभी, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि सुगरकेन का ग्रासी सूट डिसीज किसके कारण होता है, इट इज कॉज्ड बाय। तो किस कारण से होता है, सब लोग ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा। किस कारण से होता है यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा। और सभी लोग एक बात और ध्यान रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। अरे भाई, जो माइकोप्लाज्मा होगा, इसी को हम फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे। और जितने भी माइकोप्लाज्मा होंगे, मोस्ट ऑफ द उन सभी का जो वेक्टर जो होगा वो कौन माना जाता है यहाँ पे, लीफ होपर ही यहाँ पे माना जाएगा। क्या क्लियर है सभी लोगों को, यस या नो करो कि जी सर, यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो चुका है। सुगरकेन के ग्रासी सूट यहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ सुगरकेन का जो ग्रासी सूट जो डिसीज होता है, ये किस कारण से होता है। तो सुगरकेन का जो ग्रासी सूट जो डिसीज होगा, ये इसका वेक्टर भी कौन होता है, माइकोप्लाज्मा ही होगा, जिसका नाम होता है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा सिकेराई। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग चढ़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं कि 81 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा। देखो बहुत जल्दी ही मैं शायद है ना, अभी मैं बहुत जल्दी ही, चलो कोई बात नहीं ना, बाद में बताऊं, एक सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए, है ना, बाद में, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, है ना। उसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वहां पे, और आप लोगों को जब पता चलेगा तो आप भी बोलोगे कि वाओ सर, गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, है ना। तो जो भी मैं कर रहा हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वहाँ पे, जो भी मतलब बच्चे हैं, है ना, मैं सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी आप लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाला है ना, अच्छे से सब लोग रेडी रहना, और सरप्राइज अच्छा मिलेगा वहां पे, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा वहां पे, है ना, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो भी डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के लिए रहेगा यहाँ पे, है ना। तो अभी धीरे धीरे मैं एक टीम को भी हायर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, बहुत जल्दी एक टीम हायर होने वाली है। और बाकी जो चलो डोंट वरी, जो सरप्राइज रहेगा मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी तो हम पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, बट आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखना है यहाँ पे, है ना, मेरी तरफ से जितना भी मेरा एफर्ट रहेगा यार, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली करूंगा, है ना। ऐसा ना सोचना कि मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा, डेफिनेटली जितना मेरे से बनता है उतना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। और ये पढ़ाना है ना, लगभग 6 साल से मैं टीचिंग में हूँ, है ना, 6 साल से टीचिंग में हूँ। तो मेरा एक पैशन बन चुका है यहाँ पे पढ़ाना, कि नहीं यार कुछ बच्चों के लिए करते, जब कभी कभार ऐसा नहीं पढ़ाता ना, तो मेरे अंदर पता है कैसा लगता है कि अरे यार क्या पता, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे, मतलब लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने आज, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि अरे कुछ किया ही नहीं मैंने। लेकिन जब एक आधी में क्लास आप लोगों की ले लेता हो, है ना, एक या दो क्लास मेरे हो जाती है, तो मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है दिन भर में, कि नहीं यार मैंने सच में मतलब आप लोगों के लिए कुछ किया है, मेरे बच्चों के लिए मैंने कुछ किया है वहां पे, है ना। जो भी बच्चे देखते हैं मेरे को, सुनते हैं वहां पे, अभी तो कम बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि काफी बच्चे जानने भी लगेंगे, है ना। जब आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएंगे, तो डेफिनेटली बच्चे बोलेंगे कि जी सर बहुत ही बढ़िया आपका एमसीक्यू सेशन रहा। और अभी तो मैंने मेरे सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो मैंने 4-5 सब्जेक्ट बताते ही पढ़ाता हूँ, लेकिन और भी सब्जेक्ट है कि जिसमें मेरे अच्छे से कमांड वहां पे बनी हुई है, जो मैंने आप लोगों को कभी उसका जिक्र ही नहीं किया वहां पे, है ना। आप ही लोग देखो यार कि कोई भी बंदा जब एक सब्जेक्ट पे, 2-3 सब्जेक्ट पे जब 3-4 साल जब उस पे काम कर लेता है, तो उसमें एक महारत हासिल कर ही लेता है वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं वहां पे, है ना, ऐसा। बट टीचिंग मेरा पैशन है, जुनून है, जज्बा है मेरा, इसको मैं हमेशा मेरी लाइफ में बना के रखूंगा, हमेशा इन फ्यूचर बच्चों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा वहां पे। यहाँ तक कि मैंने आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम नंबर भी दिया है यहाँ पे, कि आप लोग मेरे को वहां पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसे साथ बनाए रखना, आप लोग मेरा साथ ऑलवेज आप लोगों के साथ रहेगा, है ना। सिलेक्शन हो या ना हो, जो भी होगा बात का मैटर रहेगा, अच्छे से लगे रहिए अपने एक डेडिकेशन के साथ, कि नहीं हमको भी कुछ करना है यहाँ पे, डेफिनेटली आप लोग कर ले जाओगे, हाँ, है ना। और सबसे पहले बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने एक ओवर थिंकिंग पे आ जाते हैं यार, कि क्या पता सर मतलब होगा कि नहीं होगा, है ना, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इन चीजों को हटाए यार, है ना, बस एक पॉजिटिविटी में जाए वहां पे, जो भी करोगे बेस्ट होगा, और आखिरी दम तक आप लोगों को लड़ना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी होगा गुड होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, an apex regulatory body for overall regulation of regional rural banks अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। यहाँ पे मतलब ऐसी कौन सी बॉडी होती है यहाँ पे कि जो रीजनल जो एरिया होता है उसको पूरी तरीके से रेगुलेशन वहां पे कर रही है, और साथ ही साथ एक टॉप लेवल की बॉडी वहां पे मानी जाती है। तो कौन सा होता है अपेक्स बॉडी, जिसको सभी लोगों ने राइट आंसर बिल्कुल दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया। जिसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, नाबार्ड ही होता है यहाँ पे,
देखो, यदि मैं नाबार्ड की बात करना चाहूँ तो आप सभी लोग जानते हो कि जब नाबार्ड को जब स्टेबलाइज्ड किया था, है ना, नाबार्ड को जब स्टेबलाइज्ड किया था, तो एक अलग अलग कमेटी थी वहां पे, है ना, अलग एक कमेटी आई थी। उस कमेटी की यदि हम बात करेंगे तो उस कमेटी का नाम क्या होगा, क्रेफी कार्ड कमेटी। कभी कभार क्या होता है, इसका शिवारमन नाम भी दिए दिए जाता है बुकों में वहां पे। लेकिन जो शिवारमन थे, इसके कौन थे उस समय, इसके चेयरमैनशिप थे, मतलब इसके जो चेयरमैनशिप थे वो नाबार्ड के, मतलब फर्स्ट टाइम जो थे बी शिवारमन। कभी कभार इसको बुकों में मतलब इसके चेयरमैनशिप भी यहाँ पे दी जाती है, तो इसको कमेटी भी बोल दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्रेफिक कार्ड नहीं रहता है तो आप लोगों को शिवारमन ही लगाइए, है ना। तो फर्स्ट इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी, सॉरी श्री बी शिवारमन, इसके फर्स्ट चेयरमैन थे वहां पे। क्रेफिक कार्ड एक कमेटी थी, इस कमेटी के द्वारा इसको यहाँ पे स्टेबलाइज्ड यहाँ पे किया था। बाकी कमेटी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है क्रेफिक कार्ड, तो इतना नहीं जाना है आप लोगों को, इतना आप लोगों के लिए मोर देन सफिशियंट है। यहाँ पे बी शिवारमन जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। जब नाबार्ड को स्टेबलाइज्ड किया था, कब स्टेबलाइज्ड किया गया था, 12 जुलाई 1982 को इसको स्टार्ट किया गया था। 6 5 ईयर प्लान के अंतर्गत इसको सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है और इसकी टैगलाइन जो होती है वो क्या होती है, जीरो बजट जीरो वेस्ट। इसकी जो टैगलाइन होगी वो क्या होगी, जीरो बजट एंड जीरो वेस्ट इसकी टैगलाइन होती है। यदि पूछा जाएगा कि बताओ कोई नाबार्ड के अभी हाल ही में जो चेयरमैन जो बने हैं वो किसको बनाया गया है, तो श्री साजी कृष्णन को बनाया गया है। ध्यान रखना, श्री साजी जो कृष्णन होते हैं ये नाबार्ड के रिसेंटली में जो प्रीवियस ईयर इनको यहाँ पे बनाया गया है, 2022 में इनको चेयरमैन यहाँ पे बना दिया था। तो श्री साजी कृष्णन को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो एपेक्स बॉडी रेगुलेट करने का जो काम करेगा ये नाबार्ड के अंतर्गत ही रहेगा। ध्यान रखना कि इसकी कमेटी क्रेफी कार्ड कमेटी, और फर्स्ट इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर शिवारमन को आप लोग जरूर इसका यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब एक होते हैं यहाँ पे एक सिडबी भी आता है। सिडबी की बात करेंगे हम लोग। सिडबी का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक सब्सिडरी मानी जाती है ना, एक सब्सिडरी मानी जाती है, मतलब सहायक बैंक मानी जाती है, जो किसकी मानी जाती है, मुद्रा बैंक की मानी जाती है ना। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ जो मुद्रा बैंक होती है ना, जिसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, शिशु किशोर तरुण, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो मुद्रा बैंक होती है, तो मुद्रा बैंक में जो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो मुद्रा बैंक की जो सब्सिडरी बैंक होती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम क्या होता है, सिडबी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई को पता ही है आप लोगों को, 1 अप्रैल है ना, इसका स्टेबलाइज जो किया गया था वो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आपका रिजल्ट भी आता है ना। तो 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेबलाइज हुआ था, और इसका नेशनलाइजेशन जो हुआ था 1 जनवरी को। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन यहाँ पे किया गया था। नेशनलाइजेशन बैंक को इस कारण किया जाता है कि जो मोनोपोली होती है, तो मोनोपोली को वहां पे प्रिवेंट करने के लिए वहां पे किया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे तो ना ध्यान रखने से भी लोग यहाँ पे नाबार्ड जो होता है हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, अपेक्स एंड रेगुलेटरी बॉडी। बाकी जो भी सारी चीजें बताइए सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। डोंट वरी, 100 क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे तो मैं इसका पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना। तो जो टेलीग्राम ग्रुप जो रहेगा, यदि आप लोगों ने ज्वाइन किया है, मतलब कर ही लिया काफी लोगों ने, यदि नहीं भी किया है तो मैं टेलीग्राम की लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, पेक्लोब्यूटाइजर। पेक्लोब्यूटाइजर है ना, जिसको हम कलतार के नाम से भी जानेंगे, इस वन ऑफ द एक्सटेंसिवली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी इसका यूज किया जाता है, यूज्ड स्पेशली इन मैंगो फ्रूट क्रॉप में यहाँ पे। वैसे ध्यान रखना कि पेक्लोब्यूटाइजर जो होगा एक क्या माना जाता है, ग्रोथ रिटार्डेंट्स आता है। जो पेक्लोब्यूटाइजर जो होगा ये क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेंट्स के अंतर्गत आता है, ग्रोथ रिटार्डेंट्स के अंतर्गत आएगा। तो पेक्लोबिटाजर एक प्रकार से ग्रोथ रिटार्डेंट्स होगा, लेकिन स्पेशली इसको हम मैंगो में यूज करते हैं ना, तो मैंगो में क्या करता है कि जो फ्रूट की जो फ्रूटिंग वगैरह होती है, तो जो फ्लावरिंग वगैरह होती है ना, फ्रूटिंग या तो जो फ्लावरिंग की बात करेंगे, तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करता है यहाँ पे, है ना, स्पेशली किसमें, मैंगो केस में स्पेशली। तो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि मैंगो में जब पेक्लोबेटाजर का यूज यहाँ पे किया जाता है, कितना यूज करे, तो कितना यूज कर रहे हैं, 5 से लगा के 10 ग्राम हम यूज करते हैं। मैंने आपको मतलब बताया भी था क्लास में भी कि 5 से 10 ग्राम हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे मैं कम से कम यूज करेंगे हम लोग, तो 5 ग्राम पर टी के हिसाब से हम यूज करेंगे यहाँ पे, स्पेशली मैंगो में इसको यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे किया जाता है। पेक्लोबेटाजर स्पेशली मैंगो में जो फ्रूटिंग या तो जो फ्लावरिंग वगैरह होता है उसको क्या करता है, एनहेंस करने का काम करेगा। आप लोग भी एक बात और जानते हो कि मैंगो में एक डिसीज लगता है जिसका नाम क्या होता है, मैंगो मेल फॉर्मेशन, है ना, मैंगो मेल फॉर्मेशन।
तो मैंगो में जो मेल फॉर्मेशन एक डिसीज होगा, मैंगो मेल फॉर्मेशन की यदि हम बात करेंगे तो मैंगो मेल फॉर्मेशन जो डिसीज होता है ये कैसा डिसीज होता है, एक फंगल डिसीज होता है, ध्यान रखना। मैंगो मेल फॉर्मेशन एक फंगल डिसीज होता है, और जो फंगल जो डिसीज होता है वहां पे जरूर ध्यान रखना मैंगो मेल फॉर्मेशन, जिसको हम कंट्रोल जो करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, एनएए के माध्यम से करेंगे। मैंगो में जो मेल फॉर्मेशन डिसीज लगता है वो किसके माध्यम से होता है, फंगल कारण होगा, और ये पूछा जाएगा कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो एनएए के माध्यम से भी यहाँ पे किया जाएगा। क्लियर सभी लोगों को, यस या नो? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द मेल चिकन इज कॉल्ड। मेल का जो चिकन होता है, सॉरी चिकन ऑफ यदि हम बात करेंगे कि मेल चिकन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो हैन बोलेंगे, रोस्टेटर बोलेंगे, या रोस्टर बोलेंगे, चिक बोलेंगे, या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मेल चिकन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, है ना। गलत तो नहीं हुआ ना किसी का यहाँ पे, है ना। गलत हो गया जी सर, मेरा गलत हो गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना, लेकिन अच्छे से पढ़िए, अभी समय भी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं अब चलो कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर राइपनिंग प्रोसेस। कौन सा ऐसा एंजाइम होगा कि जो राइपनिंग के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, लैक्टेज माना जाएगा, फॉस्फेट माना जाएगा, या पॉलीग्लाइकोयूरेनेस या ग्लाइफोसेट माना जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि राइपनिंग के लिए जो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा उसका नाम क्या माना जाएगा, पॉलीग्लाइकोयूरेनेस जो होता है एक राइपनिंग एंजाइम होता है। राइपनिंग हार्मोन की बात करेंगे तो आपको पता है, आप तो लगा दोगे C2H4। अरे राइपनिंग हार्मोन की बात करेंगे तो आप लोग लगा दोगे वहां पे C2H4 जो एक वोलेटाइल नेचर का होता है ना। स्पेशली सुगरकेन के लिए बात करेंगे तो ध्यान रखना कि जो सुगरकेन होगा, तो सुगरकेन में किसका यूज करते हैं, तो सुगरकेन में हम यूज करते हैं एथोफोन का यूज करते हैं। सुगरकेन में किसका यूज करते हैं, इथोफोन का यूज करते हैं। और इथोफोन भी ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो फिर आप लोगों को ग्लाइफोसेट भी लगाना है। सर ग्लाइफोसेट तो एक हर्बिसाइड होगा, फिर किसका यूज करते हैं, इसकी मात्रा हम लोग बहुत ही कम मात्रा हम लोग लेते हैं, क्वांटिटी इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं देख के बता दूंगा। लेकिन ग्लाइफोसेट का यूज किया जाता है सुगरकेन में, राइपनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अभी 2,4-D देखो एक हर्बिसाइड होगा, लेकिन फिर भी इसका यूज हार्मोन में होगा। जब 20 ppm से लेस देन यूज करते हैं तो हार्मोन के जैसे ही काम करता है यहाँ पे, है ना। ग्लाइफोसेट होगा, ये भी ध्यान रखना कि आर्टिफिशियल रूप से सुगरकेन को डिराइव करना रहता है यहाँ पे, तो ग्लाइफोसेट का भी यूज यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे। और उसके साथ ग्लाइफोसेट और नहीं दिया रहेगा तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना, ट्राइनेक्सापेक एथाइल इज हाईली इफेक्टिव राइपर ऑफ सुगरकेन यहाँ पे, है ना। तो इसका भी यहाँ पे काफी यूज किया जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, विच अमंग द फ्लोइंग बायो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन। इसमें से कौन सा होगा कि जो नाइट्रोजन नहीं प्रोवाइड करता है, राइजोबियम होगा, बिल्कुल प्रोवाइड करेगा, स्पेशली हम पल्सेस क्रॉप की बात करेंगे, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिरिन सभी यहाँ पे करते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा जो विरिडी होता है ये क्या माना जाता है, एक फंगीसाइड होता है। ध्यान रखना कि टाइकोडर्मा जो विरिडी होता है ये क्या माना जाता है, एक फंगीसाइड होगा। टाइकोडर्मा इज मेनली यूज्ड टू कंट्रोल सॉइल बोर्न डिसीज। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अभी काफी चीजें वहां पे डाली, कौन से डिसीज ऐसे होते हैं जो सॉइल बोर्न होते हैं, सीड बोर्न होंगे, और जो एयर के माध्यम से होंगे। तो उसमें जो येलो कलर वाले रहेंगे ना उसको आप लोग डेफिनेटली कीजिएगा ही कीजिएगा, उसको लाइटली मत लेना है यहाँ पे, है ना। काफी चीजें पढ़ने के लिए हो गई है, बट धीरे धीरे मेंटेन कीजिए आप लोग, है ना, ऐसे लोड ना लेना कि सर इतनी कैसा पड़े, धीरे धीरे होते रहेगा, डोंट वरी यहाँ पे। तो टाइकोडर्मा विरिडी मोस्ट ऑफ द जो यूज किया जाता है सॉइल बोर्न जो डिसीज होते हैं उनके लिए काफी यहाँ पे यूज भी यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन 86 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि 86 नंबर का जो क्वेश्चन होगा क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अब देखो एक स्कीम होता है यहाँ पे, पहले आप लोग इसको पॉज कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर लगाइए यहाँ पे, देन मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट करते जाना। अब देखो जब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक स्कीम होती है PMKSN, प्रधानमंत्री, है ना, इस स्कीम की हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हम बात करेंगे, है ना। ध्यान रखना प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि होती है ना, PMKSN। तो प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि स्कीम को जो लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, सभी लोग ध्यान रखना 20 फेब 2019 को, है ना। 20 फेब गोरखपुर के, सॉरी यूपी के गोरखपुर से इसको स्टार्ट किया गया था यहाँ पे 20 फेब को। अब देखो जब इसको स्टार्ट किया गया था ना 20 फेब को, यहाँ पे 20 फेब 2019 को जब इसको स्टार्ट किया गया था
तो स्कीम को अलग अलग यहाँ पे कुछ बताया गया था इसके बारे में। इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या बताया था, इन चीजों को आप जरूर यहाँ पे नोट करना, आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा कि जब 20 फेब 2019 को कब स्टार्ट किया गया था, 20 फेब 2020, एक मिनट, हाँ 24 ध्यान रखना है, 24 आएगा। तो 24 फेब 2019 को जब इसको स्टार्ट किया गया था यहाँ पे, राजस्थान कहाँ से स्टार्ट किया गया था, यूपी के गोरखपुर से ही इसको स्टार्ट किया गया था 24 फेब 2019 को। जब इसको यूपी के गोरखपुर से जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में क्या होता है कि जो एनुअल मतलब पर एनम की बात करेंगे तो पर एनम कितने रुपए दिए जाएंगे, वहां पे 6,000 रुपए पर एनम दिए जाते हैं। अब पर एनम 6,000 रुपए देंगे इसमें, तो इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है, यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट बनती है यहाँ पे, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनेगी, 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी, मतलब कितने कितने हजार की बनेगी भाई, 2,000, और कितने बनेगी 2,000 पहली इंस्टॉलमेंट हो गई, सेकंड नंबर पे कौन सी हो गई 2,000, और थर्ड नंबर पे कितने हो गए 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 कितने हो गए यहाँ पे 6,000 हो गए। तो एक साल में आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे 6,000, 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने महीने में दी जाएगी भाई 4 मंथ है, ये भी कितने मंथ में 4 मंथ में, ये भी कितने मंथ में 4 मंथ में, है ना। तो इसको ध्यान रखना है, ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे कितने इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है और कितना रुपया इसमें यहाँ पे दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए हम बात करेंगे, 24 फेब 2019 को गोरखपुर के यूपी से स्टार्ट किया गया था। कितने पैसे दिए जा रहे पर एनम, 6,000 रुपए पर एनम दिए जा रहे हैं, इज प्रोवाइडिंग टू ऑल एलिजिबल फार्मर्स, है ना। सभी फार्मर्स में क्या होते हैं, सभी के लिए दिए जाएंगे। पहले जब इसको स्टार्ट किया गया था तो ओनली सिर्फ जिसके पास लैंड होती है उन्हीं के लिए स्टार्ट किया गया था, लैंडलेस फार्मर के लिए, लैंडलेस जो फार्मर होते हैं उनके लिए इसको स्पेशली स्टार्ट नहीं किया गया था, बाद में सभी के लिए इसको यहाँ पे कर दिया गया। अक्रॉस द कंट्री इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी यहाँ पे, तीन 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 बनेगी यहाँ पे, जो 2,000 रुपए की मंथ के, सॉरी आपके यहाँ पे बन जाएगी यहाँ पे कि 4 महीने में आपको एक 2,000 रुपए दी जाएंगे, फिर 2,000 और फिर 2,000, ऐसे करके 6,000 बनेंगे यहाँ पे। तो हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ में होंगे यहाँ पे, 4 मंथ हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे तो जरूर ध्यान रखना है, स्कीम को काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे, इसको डबल या ट्रिपल स्टार यहाँ पे मार लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है स्कीम। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, द प्लांट इंडिकेटर विच शो द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इन सॉइल, मतलब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, ऐसा कौन सा प्लांट है कि जो गोल्ड की प्रेजेंस को क्या करता है वहां पे इंडिकेट करने का काम करेगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा, वेलोजिया कैडिडा को आप लोग ध्यान रखना। देखो जब गोल्ड की हम बात करें तो कोई ना कोई डायमंड इंडिकेटर प्लांट भी होगा, भाई डायमंड भी तो हो सकता है ना, मैं गोल्ड को जब दर्शा रहा है कि सॉइल में गोल्ड होगा तो डायमंड इंडिकेटर प्लांट भी होगा। तो डायमंड इंडिकेटर प्लांट जो था हमारा गोल्ड इंडिकेटर वही है, लेकिन एक और प्लांट यहाँ पे एक्स्ट्रा एड हो जाता है यहाँ पे, उसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एक्विसेटम जो अर्वेंस होगा इसको भी आप लोग ध्यान रखना। तो डायमंड इंडिकेटर प्लांट हमारे पास दो होते हैं, वेलोजिया कैडिडा और एक्विस्टम अर्वेंस होगा, लेकिन ओनली हम गोल्ड की बात करेंगे तो वेलोजिया कैडिडा जो होगा, ये दोनों कैसे प्लांट होते हैं यहाँ पे, एक गोल्ड इंडिकेटर प्लांट होगा और एक जो माना जाता है वो कैसे माना जाता है, डायमंड वाला होता है यहाँ पे, लेकिन गोल्ड ही डायमंड होगा, लेकिन डायमंड में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, एक्विसेटम अर्वेंस को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, सिम्टम्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अपीयर फर्स्ट, मतलब सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट ओल्डर लिस्ट पे दिखाई देगा। देखो आपको पता है यहाँ पे कि जो प्लांट होगा, सपोज डेट मैंने प्लांट बनाया है, तो इस प्लांट पे अलग अलग न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स यहाँ पे शो होते हैं। इस प्लांट की बात करेंगे तो इस प्लांट पे सभी जगह अलग अलग न्यूट्रिएंट यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे सबसे टॉप की बात करेंगे तो टॉप पे जो हमारा टर्मिनल बड होगा, यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, केब पाए जाएगा, अरे भाई केब पाए जाते हैं जो हमारे कौन से होते हैं, न्यू लीव्स, सॉरी जो टर्मिनल बड होगा, तो टर्मिनल जो बड होते हैं वहां पे केब पाए जाएंगे, कैल्शियम और बोरान पाए जाएंगे। जो न्यू लीव्स होती है वहां पे क्या पाए जाएंगे, आयरन, सल्फर, कॉपर और क्या पाया जाएगा, मैग्नीज। इसको फेस्कुमन से ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको रटना नहीं है, फेस्कुमन ध्यान रखना, आयरन, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज। मॉडरेट की बात करेंगे तो मॉडरेट में होता है जिंक, और ओल्डर लीव की बात करेंगे तो यहाँ पे पाया जाएगा एनपीके पाया जाएगा, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम पाया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मैग्नीज लिखा है, ये मैग्नीज है, एम है, और ये मैंने क्या लिखा है, एम लिखा है, कंफ्यूजन न होना यहाँ पे, ठीक है। तो एक एम है और एक हमारा क्या होगा, एम होगा, दोनों अलग अलग यहाँ पे होंगे, तो दोनों को आप लोग ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे, फर्स्ट ओल्डर लिव से अपीयर होगा और देन क्या होता है, एडवांस से चले जाता है अप टू
स्टेम द टर्मिनल बट पे भी यहाँ पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन जो होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्योंकि सबसे पहले प्लांट जो अपटेक करता है किसको अपटेक करता है, नाइट्रोजन को, फिर पोटास को, फिर फास्फोरस को। भाई अपटेकिंग प्लांट हो, अपटेकिंग फॉर्म होता है कि प्लांट जो होगा सबसे पहले किसको अपटेक करेगा, तो प्लांट सबसे पहले नाइट्रोजन को अपटेक करता है, पोटास को अपटेक करेगा और देन किसको करता है, फास्फोरस करेगा। सिम्टम्स, डिफिशिएंसी सिम्टम्स भी ऐसे होंगे वहां पे। फर्स्ट क्या होंगे आपके, नाइट्रोजन होगा यहाँ पे कि सबसे पहले नाइट्रोजन के सिम्टम्स अपेयर होते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भी चले जाएंगे यहाँ पे, है ना। चलिए, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है। टर्मिनल बट पे बताया मैंने केब, कैल्शियम बोरान। न्यू लीज पे बताया यहाँ पे फेस्कुमन, आयरन सल्फर कापर। जिंक में बताया मॉडरेट पे आ जाएगा। और ओल्डर की बात करेंगे तो एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम भी यहाँ पे आता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है यहाँ पे। अगला जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो उसमें हमारे लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। द पब्लिशर ऑफ इंडियन जर्नल एग्रोपेडोलॉजी क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे, हालांकि ये नहीं बना था, हालांकि एएफओ में पूछा था, फर्टिलाइजर न्यूज वाला पूछा था 2016 में जब मैंने एग्जाम दिया था और जिस समय में पास आउट भी हुआ था। तो फर्टिलाइजर जो न्यूज होती है ये कहां से इसको पब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल बताऊंगा। आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका जो राइट आंसर जो बनेगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे। तो सभी लोगों को कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप करना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छे से आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करते रहिए और सेशन को भी अच्छे से मेंटेन कीजिए यहाँ पे, है ना। जाते जाते फिर ठीक है, आज के लिए हमारा इतना सफिशियंट है। ठीक है, और दिवाली का सेशन भी आ चुका है यहाँ पे, तो अच्छे से जो लोग घर पे है थोड़ा एंजॉय भी कीजिए वहाँ पे, लेकिन जो लोग बाहर है तो थोड़ा बहुत घूमी फिरिएगा वहां पे, क्योंकि यही टाइम रहेगा जिसे हम बोलते हैं ना, बोलते हैं कि लेजीरो टाइम क्या होता है, तो आप लेजीरो टाइम निकालोगे यहाँ पे, है ना। ऐसे नहीं कंटिन्यूसली पढ़ते जाइए, नहीं यार, थोड़े बहुत घूमी फिरिए वहां पे, ताकि एक जैसे बोरिंगपन होता है ना वो निकल जाएगा। लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप एक अच्छा बढ़िया सा एक जोश और जुनून के साथ वहां पे, ऐसा नहीं होगा कि पढ़ते रहिए, थोड़ा एक टाइम में निकाल लीजिए वहां पे कि ठीक है। हालांकि इतना भी नहीं है कि सर ने घूमने के लिए बोला तो एक दो दिन घूम रहे हैं वहां पे, है ना। जो लोग बाहर है वो, जो लोग घर पे हो तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, जो लोग बाहर है ना, अपने घर परिवार से दूर है वहां पे, है ना। तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर लेना वहां पे, हो सके तो कोई बाहर घूमने फिरने रेस्टोरेंट में खाना वाना खाना है, बढ़िया से चले जाना और एक एंजॉयमेंट कीजिए वहां पे। बाकी तो ठीक ही है, हालांकि पढ़ना लिखना आगे हम मिलेंगे तो अच्छे से वहां पे करते रहिए। हाँ, पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है भाई। सुबह से उठोगे तो क्या करोगे, पढ़ लोगे वहां पे, शाम के समय एंजॉयमेंट कर लेना वहां पे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन जबरदस्त तरीके से मिलेंगे। यदि सेशन अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी वहां पे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर। सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।